Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 4 of our Constitution of India series, and in this video we are going to discuss about Constituent Assembly. Hi, I am Shivam Pandey and जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनजाए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पे हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हम लीडिंग केस लॉज एंड करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, हमने ऑनलाइन क्लासेस बिगिन कर दी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है DU LLB एंड BHU LLB 3A LLB प्रोग्राम में। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे? In 1934, M.N. Roy, a communist leader, he put forward the idea of constituent assembly. और इस आइडिया को 1935 में INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली रेज करते हुए डिमांड किया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 1938, Jawaharlal Nehru officially on behalf of INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference by the constituent assembly। मतलब ये हुआ कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस डिमांड को पुट फॉरवर्ड किया ऑफिशियली और ये कहा कि हम भारत का संविधान बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के बनाएंगे और ये संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। ये डिमांड जो है 1940 में अगस्त ऑफर के तहत एक्सेप्ट की जाती है ब्रिटिशर्स द्वारा एंड जो प्रिंसिपल डिमांड थी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो मान ली जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है और क्रिप्स मिशन के साथ एक ड्राफ्ट और प्रपोजल भेजा जाता है जिसको INC और मुस्लिम लीग दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं और एज अ रिजल्ट इन 1946 दैट इज 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप होती है। अगर मैं कैबिनेट मिशन प्लान की बात करूं तो ये 3 मेंबर प्लान था जिसके हेड थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, देन सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड मेंबर इज AV अलेक्जेंडर। ये अपना प्लान जो है वो पब्लिश करता है ऑन May 16, 1946 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान और बिफोर पार्टीशन इसका जो टोटल स्ट्रेंथ था वो था 389 जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में सीट्स बटी हुई थी। ब्रिटिश इंडिया से 296 सीट्स थी वेयरएज प्रिंसली स्टेट से 93 सीट्स थी। आउट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू, फर्स्ट इज गवर्नर्स प्रोविंस एंड अदर इज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। गवर्नर प्रोविंस को 292 सीट्स मिली थी और चीफ कमिश्नर प्रोविंस उनको 4 सीटें मिली। चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही बाद में जाके यूनियन टेरिटरी बनती हैं। सो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कोर्ग एंड दिल्ली। याद करने का तरीका है ABCD, दैट इज A फॉर अजमेर मेवाड़, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कोर्ग, D फॉर दिल्ली। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करें, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके लिए इलेक्शंस हुए थे और इसके लिए सीट्स एलोकेट की गई थी। जनरल के लिए 210 सीट्स थी, मुस्लिम के लिए 78 एंड सिख के लिए 4 सीट्स थी। इलेक्शन होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में और इसका रिजल्ट होता है कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 एंड अदर्स को 15 सीट्स मिलती हैं। इलेक्शन के बाद ही मुस्लिम लीग खुश नहीं रहती और वो एक अलग स्टेट और नेशन मांगने की तैयारी कर लेती है और वो मांग अपनी रखती है। उससे पहले अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कम्युनिटी के जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो केवल उसी कम्युनिटी के व्यक्ति को वोट देंगे, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू लोगों को इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज वोटिंग मेथड था प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वोटिंग होती थी एंड द प्रिंसली स्टेट्स जो थे इसमें, जैसे 93 मैंने आपको प्रिंसली स्टेट्स बताए हैं, इसके लिए जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो नॉमिनेट करके अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे। सो ये उसका प्रोसेस था कि उनको भेजना था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। कुछ लोग उसमें इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये सारी चीजें हुई थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ का यूज हुआ था और उसी के थ्रू ये प्रोसेस हुआ था। मुस्लिम लीग इट बॉयकॉटेड
इट बॉयकॉटेड द मीटिंग। इलेक्शन के बाद जैसे ही उनका रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं आया, उनके कैंडिडेट नेगेटिव में कम थे एज कंपेयर टू कांग्रेस, सो उन्होंने मीटिंग को बॉयकॉट किया और सेपरेट स्टेट दैट इज पाकिस्तान की डिमांड कर दी। और यही 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना के साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है और इस इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ पदाधिकारी और पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। सो ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है सितंबर 2 1946 में बन जाती है। अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये नवंबर में फॉर्म होती है, नवंबर 1946 में, और इसकी वर्किंग जो है वो फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है दिसंबर 6 1946 से। सो मीटिंग, पहली मीटिंग अटेंड की जाती है 211, ऑल्दो 389 मेंबर्स थे लेकिन केवल 211 ही अटेंड करते हैं। स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट्स अटेंड नहीं करते हैं और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर ही दिया था, और इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। देखिए कोई भी असेंबली होती है तो उसमें एक हेड बनाया जाता है ताकि वो प्रिसाइड कर सके। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे, उनको इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है जब तक कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ना आ जाए, और ये फ्रांस की टेक्निक है उसको फॉलो किया जाता है। सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाद में, दैट इज दिसंबर में, 11 दिसंबर के आसपास इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एच.सी. मुखर्जी होते हैं। एंड द एडवाइजर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सर बी.एन. राव, अ वेरी ग्रेट माइंड। सो इनको एडवाइजर बनाया जाता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पुट फॉरवर्ड किया जाता है 13 दिसंबर 1946। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये किस एम के इर्द गिर्द घूमेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से स्पष्ट हो रहा था कि हम ये करना चाहते हैं। सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इट लेड द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और फिलोसफी क्या थी, वो फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू रखा जाता है। And this objective resolution was unanimously adopted on 22nd January 1947। अब यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो बाद में जाके प्रीएम्बल की शेप लेता है। आप जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और एम लगभग बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल लगभग सिमिलर ही चीजें थी, जिससे मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर होकर ही हमारा प्रीएम्बल बना है। नाउ अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, स्टार्टिंग में तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एंड में धीरे धीरे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसका पार्ट बन गए। लेकिन जैसा कि मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, इसलिए जून 3 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है अंडर द माउंटबेटन प्लान, और इस माउंटबेटन प्लान के थ्रू ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्क्रैप कर दिया जाता है और माउंटबेटन प्लान को लेके आ जाया जाता है, जिसके तहत दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए। अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूँ आफ्टर पार्टीशन। देखिए आफ्टर पार्टीशन क्योंकि मुस्लिम लीग और से की वजह से पार्टीशन हो जाता है, तो आफ्टर पार्टीशन केवल 299 मेंबर्स बचते हैं, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के 229 एंड प्रिंसली स्टेट्स के 70 मेंबर्स थे। जो पाकिस्तान पार्ट के थे वो इस असेंबली से हटा दिए जाते हैं, और ये रूपरेखा होती है आफ्टर पार्टीशन। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है हमारी, ये टू पार्ट्स में काम करती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है, एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी जो अदर बाय लॉज एंड लॉज पे, ऑर्डिनरी लॉज पे काम करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड लेजिस्लेटिव बॉडी को चेयर करते हैं जीवी मावलंकर साहब। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो अपना काम बांटती है ताकि अच्छे से सुनिश्चित तौर से काम हो सके, और इसके लिए डिफरेंट कमिटीज बनाती है। कुछ मेजर कमिटीज होती है, कुछ माइनर कमिटीज होती है। सो मेजर कमेटी की जब मैं बात करूँ तो यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट कमेटी, इसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके हेड होते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके भी हेड होते हैं सरदार पटेल। देखिए एडवाइजरी कमेटी के हेड सरदार पटेल होते हैं, और इसके अंदर ही 5 सब कमिटीज होती हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके जो हेड होते हैं वो जे.बी. कृपलानी होते हैं। एंड माइनॉरिटी सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, गोपीनाथ बरदोली। एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन असम, इसकी सब कमेटी के एवी ठक्कर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड स्टेयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हेड होते हैं। अब माइनर कमिटीज की अगर मैं बात करूं कुछ, तो जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी,
जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउसिंग कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी, एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर, जो बाद में जाके हमारे पहले स्पीकर बनते हैं लोकसभा के, एडॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वरादाचारी, then committee on the chief commissioner provinces b Pattabi Sitaramaiya, expert committee on finance provision, and this is Nalini, then linguistic provision SK Dar, special committee to examine draft constitution Jawaharlal Nehru, press gallery Usha Nath, and ad hoc committee on citizenship S Varadachari. So ये कुछ कमिटीज होती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है जो है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जिसका काम था टू ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो और ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर कमेटी थी जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन डॉक्टर के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव जो बी एल मित्तल की जगह पे आए थे जिनकी तबीयत खराब थी और वो स्वस्थ नहीं रहते थे, और टी टी कृष्णमाचारी जो डीपी खेतान की जगह आए थे जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी डीपी खेतान साहब की। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने अपना पहला ड्राफ्ट पुट फॉरवर्ड किया 21 फेब 1948 को, और इसके तहत उन्होंने 8 महीने दिए कि वो डिस्कशन कर सके कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और डिस्कशन के बाद 7,635 अमेंडमेंट प्रपोज हुए जिसपे 2,473 पे डिस्कशन हो पाई, और बाकी आगे के लिए छोड़ दिया गया कि अपने हिसाब से इसको आगे मॉडिफाई किया जाएगा धीरे धीरे। एंड द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ उसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स में बटा हुआ था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड enacted on 26 नवंबर 1946, और इसलिए हम 26 नवंबर को लॉ डे, संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं, दैट इज 26 नवंबर को। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन, दैट इज लागू कब से हुआ है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। अडॉप्ट करने के बाद कुछ समय का टाइम दिया गया ताकि समझा जा सके कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों द्वारा, इसलिए इसको एनफोर्स 26 जनवरी को किया गया। अब सवाल ये आता है 26 को ही क्यों किया गया। देखिए 26 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1930, और इस दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया है। एंड इस लाहौर सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, हेड थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब टाइम कितना लगा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है, और इसके लिए उन्होंने 11 सेशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ताकि हमारा संविधान तैयार हो सके। अब अदर फंक्शन जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए, देखिए हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो भी अडॉप्ट किया गया है ऑन 22 जुलाई 1947, एंड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग हमारा अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को। और कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं जैसे डोमिनियन लेजिस्लेचर हमारा 17 नवंबर 1947 को इट सीजेस टू ऑपरेट, एंड द प्रोविजनल पार्लियामेंट विच स्टार्टेड सून आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, दैट इज 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट चला, एंड द प्रोविजनल पार्लियामेंट सीजेस टू ऑपरेट ऑन 17 अप्रैल 1952, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हमारी फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट 1952 में आती है जो जनरल इलेक्शन के थ्रू हमारे पार्लियामेंट आती है। अब एक मैं सम अप करना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है बाय कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, जिसमें और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है 3 मेंबर प्लान है, जिसके हेड होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एंड अदर मेंबर्स होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इट्स अ सोवरेन बॉडी मतलब संप्रभुत्व बॉडी है ये, और ये अपने निर्णय खुद ले सकती थी। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, द आइडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे ओल्ड व्यक्ति थे इसलिए उन्हें बना दिया था, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, और इसकी स्ट्रेंथ जो बिफोर पार्टीशन थी वो 389 थी, और आफ्टर पार्टीशन 299 हो गई। पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस एज पर माउंटबेटन प्लान। एडवाइजर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो वो थे बी एन रॉय,
BN Rao और Constituent Assembly ने adopt किया national flag on 22nd July 1947 and national anthem and national song on 24 January 1950. And the entire time taken by the Constituent Assembly to complete the task of framing the Constitution is 2 years, 11 months, and 18 days. This was all about Constituent Assembly. Thank you so much for watching the video. Please share and like it. Thank you so much.